छवि अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रही थी। उसके मम्मी पापा दोनों काम करते थे। छवि की मम्मी जमींदार के घर नौकरानी का काम करती थी और छवि के पापा जमींदार के खेत में किसान का काम करते थे। छवि और उसकी माँ मंजरी घर में थी। तभी उसके पापा रामलाल आते हैं। मंजरी, मुझे बीज लेने शहर जाना होगा। अभी? हाँ, फिर कल बीज बो दूंगा। ठीक है, खाना खा लीजिए। मेरे पास अभी इतना वक्त भी नहीं है। अगर खाने में वक्त चला गया तो शहर की दुकान बंद हो जाएगी। फिर सीधा कल 11 बजे खुलेगी। मुझे अभी जाना होगा। रास्ते में बीज लेने के बाद कुछ खा लूंगा। ट्रेन से जाओगे? नहीं, साहब ने गाड़ी दे रखी है, उसी में बीज ले आऊंगा। उसके बाद रामलाल चला जाता है। अगले दिन रामलाल बीज लेकर गांव लौट रहा था, लेकिन एक बड़े से बस से टक्कर के बाद उसकी गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी में आग लग जाती है। गाड़ी में झुलसकर रामलाल की मौत हो जाती है। मंजरी जमींदार के घर काम कर रही होती है। तभी जमींदार को खबर मिलती है कि रामलाल की मौत हो गई है। जमींदार की पत्नी मंजरी को ये बात बताती है। वो रोते रोते घर आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? मंजरी कुछ नहीं बोलती है, बस रोती रहती है। बोलो ना माँ, मुझे डर लग रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया? तेरे पापा शहर बीज लाने गए थे ना? हाँ, क्या हुआ उन्हें? बस से टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग गई और उनकी झुलसकर मौत हो गई। ये सुनकर छवि भी रोने लगती है। कल पापा जा रहे थे तो मैं काम में व्यस्त थी। मैं उन्हें सही से देख भी नहीं पाई। दोनों की रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसके घर में जमा हो जाते हैं। लोग उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों तक तो मंजरी जमींदार के घर काम करने नहीं गई, इसलिए जमींदार की बीवी नैना उसके घर आती है। मंजरी, इतने दिनों से आ नहीं रही है तू? मालकिन, घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। हाँ, मैं जानती हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ऐसे रहने से भी तो कुछ सही नहीं हो जाएगा ना। तुझे अपना और अपनी बेटी का गुजारा करना है। अगर तू नहीं आएगी तो मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। फिर क्या पता कोई तुझे काम पर ना रखे। ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगी। मैं अपने साथ छवि को लेकर भी आऊंगी, वो भी काम कर लेगी। हाँ, उसे भी थोड़े पैसे दे दूंगी। अगले दिन मंजरी छवि से कहती है, छवि, चल तू भी मेरे साथ काम पर। लेकिन माँ, घर के काम भी तो करने हैं और फिर कुएं से पानी लेने जाना होता है। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो यहाँ ये सब कौन करेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, सिर्फ मैं ही चली जाती हूँ। मंजरी काम पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मंजरी को बुखार हो जाता है, इसलिए छवि उसकी जगह काम पर जाती है। छवि, आज तू आई है? हाँ मालकिन, माँ की तबीयत खराब थी इसलिए मैं आ गई। उसके बाद छवि अपने कामों में लग जाती है। नैना की बेटी निशा छवि से बहुत जलती थी, क्योंकि निशा दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी। छवि गरीब थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। निशा छवि को देखती है और मन में सोचती है, बड़े दिनों बाद आई है, आज इसको माँ से डांट लगवाती हूँ। ये सोचकर निशा नैना के पास जाती है। मम्मी, छवि ने मेरे लहंगे पर चाय गिरा दिया। कितना महंगा लहंगा था और ये इसने खराब कर दिया। नैना छवि को आवाज लगाती है। छवि वहाँ पर आती है। आँखों की अंधी, तूने मेरी बेटी के लहंगे पर चाय गिरा दिया। अगले महीने इसके मामा की बेटी की शादी है, ये क्या पहनेगी? मालकिन, मैंने तो कोई चाय नहीं गिराई, बल्कि मैं तो अभी तक निशा दीदी के कमरे में सफाई करने गई भी नहीं हूँ। मम्मी, आप खुद ही सोचो, क्या मैं अपना लहंगा खुद खराब करूंगी? मुझे नहीं पता, मेरा इतना अच्छा लहंगा खराब किया है इसने। अब आप मुझे नया लहंगा दिलवाओ और हाँ, लहंगे के पैसे इसकी सैलरी में से काट लेना। पैसे काटने की क्या जरूरत है? 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना, अपने जन्मदिन पर इससे बहुत सारा काम करवाना। सुबह से लेकर शाम तक जो भी मेहमान आएंगे सबकी खातिरदारी इससे ही करवाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। छवि, 2 दिन बाद निशा का जन्मदिन है। तुझे सुबह जल्दी आ जाना है और रात को तेरी देर से छुट्टी होगी। ठीक है मालकिन। 2 दिन बाद छवि सुबह जल्दी उठकर निशा के घर आने लगती है, लेकिन तभी मंजरी उसे रोकती है। आज इतनी जल्दी क्यों जा रही है? माँ, आज निशा का जन्मदिन है, इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी में बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसलिए सुबह से तैयारी शुरू कर देनी है।
अच्छा, पार्टी में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं तो कोई सही सा सूट पहन ले। मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनकर जाएगी तो सही नहीं लगेगा। लेकिन माँ, मेरे पास तो कोई सही सा सूट है ही नहीं। छोड़ो ना, क्या हो गया, ऐसे ही चली जाती हूँ। इतना बोलकर छवि काम पर चली जाती है। शाम को बहुत सारे मेहमान निशा के जन्मदिन की पार्टी में आते हैं। निशा का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। ये सब देखकर छवि अपने मन में सोचती है, मेरा जन्मदिन कब आता है मुझे ये भी नहीं पता है, और निशा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। कितनी अच्छी किस्मत पाकर ये लोग आए हैं। कुछ घंटों बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सारे मेहमान चले जाते हैं। छवि रात के 2 बजे तक सफाई करती रहती है। अगली सुबह छवि घर वापस आती है। इसी तरह 1 साल बीत जाते हैं। निशा छवि पर झूठे इल्जाम लगाती रहती थी और बिना किसी गलती के छवि को उसकी भरपाई करनी पड़ती थी। जमींदार का बेटा शहर से आता है क्योंकि उसका रिश्ता तय हो गया था। छवि, 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे की शादी है, अपनी माँ को लेकर आ जाना। 1 हफ्ते बाद शादी का दिन आ जाता है। छवि तो शादी में जाने के लिए तैयार नहीं हुई। माँ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। वहाँ पर सब सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर आएंगे और मेरे पास तो एक भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। आप चली जाओ। मैं नहीं जा पाऊंगी, तुझे वहाँ जाना ही होगा। मंजरी के बोलने पर छवि अपने वही पुराने कपड़े पहनकर शादी में जाने लगती है, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था और वो सड़क के एक कोने पर बैठ जाती है। वहाँ बैठकर वो रोने लगती है। तभी छवि को एक गमले में फूल चमकता हुआ नजर आता है। ये फूल तो बहुत अनोखा लग रहा है, इसको छू कर देखती हूँ। जैसे ही छवि फूल को छूती है, वो फूल वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ एक परी आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं पहली जैसी हो गई। पर आप फूल कैसे बन गई थी? मैं अपने परीलोक में गरीब परियों का बहुत मजाक बनाती थी, इसलिए रानी परी ने मुझे फूल बनाकर यहाँ छोड़ दिया और उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक कोई गरीब और बेसहारा लड़की मुझे छू नहीं लेती तब तक मैं ऐसी ही फूल बनकर रहूंगी। तुमने मुझे छू लिया, इसलिए अब मैं पहले की तरह हो गई हूँ। तुमने मेरी मदद की, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये बोलकर परी छवि के ऊपर जादुई छड़ी घुमाती है और उसके पुराने कपड़ों की जगह एक फूलों का लहंगा आ जाता है। उस लहंगे में तरह तरह के फूल लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। छवि परी को धन्यवाद करती है और परी वहाँ से चली जाती है। छवि फूलों का लहंगा पहनकर शादी में जाती है। शादी में निशा के बहुत सारे दोस्त आए थे। उनमें से एक लड़का राहुल छवि को देखता ही जा रहा था। निशा को ये बात पता चल जाती है और वो उसके सामने छवि को बोलती है, छवि जा, हम सबके लिए जूस लेकर आ। छवि सबके लिए जूस लेकर आती है। तभी निशा छवि को अपने पैरों से टक्कर मार देती है, जिसके बाद छवि के हाथों से सारा जूस का गिलास राहुल के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर छवि रोने लगती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन राहुल ने पहले ही निशा को ऐसा करते हुए देख लिया था। राहुल छवि के पीछे पीछे जाने लगता है। राहुल, तुम क्यों जा रहे हो? अभी तो आए थे तुम। निशा, तुमने जो अभी छवि के साथ किया है वो मैंने देख लिया है। तुम गरीबों का अपमान करती हो। इतना बोलकर राहुल भी वहाँ से चला जाता है। राहुल छवि का पीछा करते हुए उसका घर पता लगा लेता है। कुछ दिनों बाद राहुल अपनी मम्मी पापा को लेकर छवि के घर आता है। बहन जी, मेरे बेटे राहुल को आपकी बेटी छवि बहुत पसंद है। मैं यहाँ पर दोनों की शादी के लिए बात करने आई हूँ। लेकिन हम लोग बहुत गरीब है। हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस शादी की तैयारियां शुरू करिए। अपनी बेटी का इतने अच्छे घर में रिश्ता होता हुआ देख मंजरी बहुत खुश होती है। अगले महीने छवि और राहुल की शादी हो जाती है, जिसके बाद से छवि की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। शादी के बाद राहुल मंजरी को भी अपने घर ले जाता है। इस तरह छवि के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। जादुई सुनहरी अंगूठी। किसी गांव में अंजलि अपनी माँ के साथ रहती थी। अंजलि की माँ निर्मला ईंट के भट्टे में काम करके घर का गुजारा करती थी। अंजलि गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी।
एक दिन निर्मला अंजलि से बोलती है, अंजलि तुम मन लगाकर पढ़ाई कर। अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दियो, लेकिन अपनी पढ़ाई में कोई नुकसान मत होने दियो। हाँ माँ, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और एक दिन हमारे हालात सही कर दूंगी। इस तरह अंजलि अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। अंजलि के गांव में हर साल राजकुमारी के जन्मदिन पर मेला लगता था, इसलिए गांव में मेले की तैयारी होने लगती है। तभी अंजलि के पड़ोस में रहने वाली लड़कियां उससे बोलती है, अंजलि तुझे तो पता ही है कल से गांव में मेला लगने वाला है। मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ जाऊंगी और बहुत सारा सामान खरीदूंगी। हाँ, मैं भी मेले में जरूर जाऊंगी। मेरी मम्मी पापा तो हर साल मेले में मेरे लिए बहुत खर्चा करते हैं। मैं इस बार भी बहुत नई नई चीजें खरीदूंगी। अच्छा अंजलि, तू बता जाएगी कि नहीं? मेरा भी जाने का बहुत मन है, लेकिन मैं इस बारे में अपनी माँ से बात कैसे करूँ? अरे कम से कम एक बार बोल कर तो देख, क्या पता मान जाए। हाँ, तू सही कह रही है। अभी घर जाकर मम्मी से बात करती हूँ। कुछ देर तक बातें करके तीनों अपने अपने घर आ जाते हैं। अंजलि अपने घर में उदास बैठ जाती है। तभी निर्मला उससे पूछती है, क्या हुआ अंजलि, उदास क्यों बैठी है? सब ठीक तो है ना? माँ, मुझे भी मेले में जाना है। मेरे सारे दोस्त अपनी मम्मी पापा के साथ जाने वाले हैं। एक मैं ही हूँ जो कभी भी मेले में नहीं जाती। अंजलि, तू हमारे घर की आर्थिक हालत अच्छे से जानती है। हमारे घर का तो गुजारा ही मुश्किल से चलता है, फिर मैं तुझे मेले में कैसे ले जा पाऊंगी? माँ, मैं मेले में से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस आप मुझे घुमा लाओ। सिर्फ घूमने में तो कोई पैसा नहीं लगता है ना। चल ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी कल मेला देखने जाएंगे। ये सुनकर अंजलि खुशी से नाचने लगती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अंजलि तैयार हो जाती है और शाम होने का इंतजार करती है। जैसे ही शाम होता है, अंजलि अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, अभी तक आप तैयार नहीं हुई। आपको याद है ना आज हमें मेले में जाना है? अरे मैं काम कर रही थी, अभी तो आई हूँ। 15 मिनट रुक जा, तैयार हो जाती हूँ मैं जल्दी से। इतना बोलकर निर्मला तैयार होने लगती है और थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी मेले में जाती है। अंजलि बता, तुझे क्या चाहिए? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस देखने आई थी कि मेला कैसा होता है। देख ले, अगर तुझे कुछ अच्छा लगे तो मुझे बता दियो। ठीक है माँ। उसके बाद दोनों माँ बेटी मेले में घूमने लगती है। दोनों माँ बेटी बहुत देर तक मेले में घूमती है। अंजलि, मेले में घूमते घूमते इतना टाइम हो गया है, तूने अभी तक कुछ लिया नहीं। माँ, मुझे यहाँ कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए आप थोड़े से समोसे ले लो। उसके बाद निर्मला समोसे ले लेती है और फिर दोनों घर जाने लगते हैं। रास्ते में घर आते हुए दोनों को एक बूढ़ी अम्मा रोकती है और बोलती है, बेटा, मेरे पास खाने के लिए कुछ पैसे नहीं है, लेकिन ये अंगूठी ले लो और उसके बदले कुछ पैसे दे दो। अम्मा, अभी हमें अंगूठी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। ऐसा मत बोलो बेटी, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे से ये अंगूठी खरीद ले और उसके बदले कुछ खाने के लिए दे दे। माँ, हमारे पास कुछ समोसे हैं ना, इन्हें समोसे देकर अंगूठी खरीद लीजिए। ठीक है, लेकिन अम्मा समोसे लेगी क्या? हाँ बेटी, मैं समोसे खा लूंगी। उसके बाद निर्मला अम्मा को समोसे दे देती है और अम्मा निर्मला को अंगूठी। फिर दोनों माँ बेटी घर आ जाते हैं। अंगूठी पाकर अंजलि बहुत खुश होती है। माँ, ये अंगूठी तो बहुत सुंदर है, मैं अभी इसे पहनकर देखती हूँ। अंजलि अंगूठी पहन लेती है। तभी उसकी माँ उससे बोलती है, चल तू यहीं बैठ, मैं अभी तेरे लिए शरबत लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद निर्मला शरबत लेकर आती है। अंजलि जैसे ही शरबत का गिलास अपने हाथ में पकड़ती है, वो गिलास सोने के गिलास के रूप में बदल जाता है। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाते हैं। अरे माँ, ये गिलास का कलर अचानक बदल कैसे गया? अरे, ये तो मुझे सोने का लग रहा है, लेकिन रुक, तू ये कटोरी छूकर देख। अपनी माँ के कहने पर अंजलि कटोरी छूती है। अगले ही पल कटोरी भी सोने की कटोरी में बदल जाती है। मुझे तो लग रहा है
ये अंगूठी जादुई अंगूठी है, इसलिए अब तो जल्दी से ये अंगूठी उतार दे। अपनी माँ के कहने पर अंजलि अंगूठी उतार देती है और खाना खाने लगती है। अंगूठी उतारने के बाद अंजलि जिस भी सामान को छूती थी वो सोने के रूप में नहीं बदलता था। देख, तेरी अंगूठी उतारने के बाद भी कोई भी सामान सोने के सामान में नहीं बदला। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये अंगूठी जादुई अंगूठी है। अंजलि, इस जादुई अंगूठी के बारे में कभी किसी को मत बताना। हाँ माँ, मैं कभी किसी को इस जादुई अंगूठी के बारे में नहीं बताऊंगी। लेकिन माँ, अब तो जादुई अंगूठी की मदद से हमारे आर्थिक हालात ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे अंजलि और उसकी माँ बहुत अमीर हो जाती है। निर्मला की अमीरी के बारे में सुनकर उसके जेठानी को उससे बहुत जलन होती है। निर्मला की जेठानी गीता अपने पति से जाकर कहती है, सुनिए जी, सुनने में आ रहा है कि निर्मला बहुत अमीर हो गई है, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कुछ दिन पहले तक तो उन लोगों को 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं मिलता था, फिर अचानक ये सब कैसे हुआ। मैं तो कहती हूँ चलो उसके घर जाकर देखते हैं आखिर ये सब कैसे हुआ। अगले दिन गीता अपने पति के साथ निर्मला के घर जाती है। गीता निर्मला से कहती है, अरे निर्मला, अचानक तू इतनी पैसे वाली कैसे हो गई? 2 काम करना शुरू कर दिया है क्या? अरे नहीं दीदी, पहले जैसे ही तो है, बस पहले मैं ईंट के भट्टे में काम करती थी, लेकिन अब मैंने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम भी शुरू कर दिया है, इसलिए आमदनी थोड़ी बढ़ गई है। आप दोनों बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। निर्मला की बातें सुनकर गीता अपने पति से कहती है, देखा आपने कैसे झूठ बोल रहे हैं। पहले कितनी भोली भाली थी और अब कितनी शानी हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसकी बेटी अंजलि से बात उगलवाने की कोशिश करूंगी। इतना बोलकर गीता अंजलि के पास जाती है और उससे बोलती है, अंजलि बेटा, देख रही हूँ तेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, कहाँ से आए? मुझे नहीं पता चाची, माँ मुझे लाकर देती है। इस तरह अंजलि भी गीता को कुछ नहीं बताती है। गीता समझ जाती है कि दोनों माँ बेटी जानबूझकर कुछ नहीं बता रही है। अगले दिन अंजलि और निर्मला जादुई अंगूठी के बारे में बात कर रही होती है और उनकी ये सारी बातें गीता सुन लेती है। अच्छा, तो अमीरी का राज जादुई अंगूठी है, लेकिन कोई बात नहीं, जाते जाते इनकी अंगूठी अपने साथ लेकर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद गीता अंगूठी चोरी कर लेती है और अपने पति के साथ घर चली जाती है। उनके जाने के बाद निर्मला देखती है कि जादुई अंगूठी अपनी जगह पर नहीं है। निर्मला बहुत घबरा जाती है और अपनी बेटी के साथ पूरे घर में अंगूठी ढूंढती है, लेकिन उसे अंगूठी कहीं नहीं मिलती। अंजलि, मुझे तो लगता है कि गीता दीदी हमारी अंगूठी चुरा कर ले गई है, मैं अभी उन्हें फोन लगाती हूँ। इतना बोलकर निर्मला गीता को फोन लगाती है और बोलती है, दीदी आप हमारी अंगूठी लेकर गई हो क्या? अरे निर्मला, मैं तुझे चोर नजर आती हूँ क्या? तूने सोच कैसे लिया कि तेरे घर आकर हम अंगूठी चोरी करेंगे? अगर तू हमारे बारे में यही सोचती है तो अब से हम तेरे घर कभी नहीं आएंगे। इतना बोलकर गीता फोन रख देती है। उसके बाद गीता जादुई अंगूठी पहनती है, लेकिन जादुई अंगूठी पहनती ही गीता को जोर जोर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। बिजली के झटकों की वजह से गीता बेहोश हो जाती है। उसके बाद जादुई अंगूठी उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ते हुए वापस निर्मला के घर आ जाती है। देखो माँ, जादुई अंगूठी हमारे पास आ गई, अब हम इसे संभाल कर रखेंगे। इस तरह अंजलि और निर्मला के जीवन में फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों जादुई अंगूठी के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। जादुई गोटेदार लहंगा। ये कहानी है एक प्यारी सी लड़की पारुल की, जो अपने माता पिता के साथ यमुना नदी किनारे बसे आगरा शहर में रहती थी। पारुल के पिता मनोहर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और माँ सुलेखा एक हाउसवाइफ थी। पारुल को पढ़ाई के साथ साथ डांस का बहुत शौक था। वो अक्सर स्कूल में डांस कंपटीशन में भाग लिया करती थी और प्रथम स्थान प्राप्त करती। पारुल के माता पिता उसकी इस उपलब्धि पर बहुत खुश होते। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था, पर एक दिन दिल का दौरा पड़ने से सुलेखा हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह गई।
माँ सुलेखा की मौत पर पारुल फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पारुल माँ को याद कर अक्सर रोती रहती। बाबा, माँ कहाँ चली गई? मुझे उनकी बहुत याद आती है। बाबा, माँ को वापस लेकर आओ ना। अपनी मासूम बच्ची पारुल की बात का मनोहर के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो अपनी बेटी की हालत को देख बहुत परेशान हो गया। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली विमला काकी ने मनोहर को समझाते हुए कहा, बेटा मनोहर, अपने आप को संभालो। अभी तुम्हारे ऊपर पारुल बिटिया की जिम्मेदारी है। तू मेरी बात मान तो दूसरी शादी कर ले। इससे पारुल बिटिया को माँ का प्यार मिल जाएगा, वरना माँ के बिना बच्ची बिल्कुल अकेली ही हो जाएगी। काफी सोच और विचार करने के बाद मनोहर ने रचना नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। रचना की पहले पति से अपनी एक बेटी भी थी। नाम था उसका वर्षा। वर्षा दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। रचना और वर्षा दोनों पारुल को देख बहुत जलते थे। मनोहर के काम पर जाने के बाद रचना दिन भर कमरे में आराम करती और बेचारे पारुल से घर का सारा काम करवाती। रचना पारुल को बहुत परेशान किया करती थी, लेकिन जैसे ही मनोहर काम पर से घर लौटता, रचना उसके सामने एक अच्छी माँ होने का दिखावा करती। पारुल बेटी, कहाँ हो तुम? इधर आओ मेरे पास। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। ये देख मनोहर मन ही मन खुश होते हुए बोला, रचना कितनी अच्छी है। ये मेरी बेटी का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। रचना एक सगी माँ की तरह मेरी बेटी को प्यार करती है। इस तरह मनोहर बेफिक्र होकर अपने काम में व्यस्त हो गया। वहीं रचना का पारुल पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। इस बात से पारुल बहुत दुखी रहती। पारुल को डांस का बहुत शौक था, इसलिए सबके सो जाने के बाद वो चोरी छुपे डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीता। पारुल और उसकी सौतेली बहन वर्षा अब बड़ी हो गई थी। वर्षा कॉलेज में पढ़ती थी। वहीं रचना ने पारुल का स्कूल जाना बीच में ही बंद करवाकर उसे घर के कामों में लगा दिया, इसलिए वो आज भी घर के कामों में ही व्यस्त थी। पारुल, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? कितने देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ। कहाँ थी तू अब तक? माँ, मैं आंगन की सफाई कर रही थी। तूने अभी तक वर्षा बिटिया को नाश्ता क्यों नहीं दिया? तुझे पता नहीं उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है? माँ, मैंने नाश्ता बना दिया है। बना दिया है तो गर्मा गर्म नाश्ता देती क्यों नहीं? जब देखो सारा दिन भर बस इधर उधर घूमती रहती है। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर मेरी बिटिया को नाश्ता दे। 2 दिन से गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, तूने अभी तक वो भी नहीं धोए। कामचोर कहेगी। ऐसा कहकर रचना अपने कमरे में चली गई। वहीं पारुल ने अपनी सौतेली बहन वर्षा को गर्मा गर्म नाश्ता दिया। नाश्ता करते हुए वर्षा बोली, हाँ, ये भी कोई नाश्ता है? छी, कितना बेस्वाद है। माँ, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ मेरी बिटिया रानी? माँ, देखो ना, इस पारुल की बच्ची ने कितना बकवास नाश्ता बनाया है। मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं कॉलेज की कैंटीन में कुछ खा लूंगी। सत्यानाश हो इस लड़की का, एक भी काम ढंग से नहीं करती। ये लो बेटी 1000 रुपए। तुम्हें कॉलेज जाने में देरी हो रही होगी ना, तुम जाओ, इसकी तो मैं अभी अच्छे से खबर लेती हूँ। वर्षा 1000 रुपए का नोट लेकर खुश होते हुए कॉलेज चली गई। वहीं रचना पारुल पर चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ। आज तेरी वजह से मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो गया। कहाँ मर गई? आज तेरी खैर नहीं। पारुल बाथरूम में कपड़े धो रही थी। वो बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ माँ? तभी रचना पारुल के गाल पर जोरदार तमाचा मारते हुए बोली, दिन भर मुफ्त का चढ़ती रहती है, लेकिन एक भी काम ढंग से नहीं करती। आज तेरी वजह से मेरी बेटी भूखी ही कॉलेज चली गई। पर माँ, मैंने तो नाश्ता वर्षा की पसंद का ही बनाया था। अगर उसे आज खाना अच्छा नहीं लगा तो इसमें मेरी क्या गलती? वैसे भी घर का सारा काम मैं अकेली ही करती हूँ। क्या कहा तूने? अपनी बकवास बंद कर। मुझसे ज्यादा जवान लड़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से और जल्दी से घर का सारा काम निपटा। शाम को जब वर्षा कॉलेज से घर लौटी
तो खुश होते हुए माँ रचना से बोली, अरे माँ, आपको पता है हमारे शहर में एक हफ्ते बाद डांस कंपटीशन होने वाला है। अरे तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? माँ, आप पूरी बात सुनोगी तो खुशी से नाचने लगोगी। आपको पता है शहर के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश ओबरॉय का हैंडसम बेटा राहुल ओबरॉय डांस कंपटीशन में चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। जो डांस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, विजेता को राहुल ओबरॉय के साथ डिनर करने का मौका भी मिलेगा। अरे वाह, ये तो तूने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई। बिटिया, ये कंपटीशन तो तू ही जीतेगी। चल बेटी, मैं तुझे ब्यूटी पार्लर लेकर चलती हूँ। अभी से तू अपना फेशियल करवाना शुरू करवा ले। 1 हफ्ते बाद तेरा चेहरा ग्लो करने लगेगा। फिर देखना, बिजनेसमैन का बेटा तुझे देखते ही तुझ पर लट्टू हो जाएगा। दोनों माँ बेटी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। पास में खड़ी पारुल डांस कंपटीशन की बात सुन खुश होते हुए बोली, माँ, मुझे भी डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। मुझे भी डांस करने का बहुत शौक है। देखो माँ, ये मेरी बराबरी करना चाहती है। ये मूंग और मसूर की दाल। डांस कंपटीशन की विजेता मैं ही बनूंगी और राहुल ओबरॉय को अपने रूप के जाल में फंसाकर उससे शादी करूंगी। अब तू खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। हाँ। पारुल उदास होते हुए अपने कमरे में चली गई। तब रचना बोली, तू चिंता मत कर वर्षा बिटिया, मैं भी देखती हूँ ये मनहूस कैसे कंपटीशन में हिस्सा लेती है। पारुल घर का काम जल्दी खत्म कर हर रोज डांस की प्रैक्टिस करने लगी। फिर देखते ही देखते डांस कंपटीशन का दिन भी आ गया। सुबह सुबह जब पारुल सौतेली माँ रचना के कमरे में चाय लेकर गई, तब जानबूझकर रचना ने पारुल के पैरों में गर्म चाय गिरा दी। पारुल दर्द से बुरी तरह चिल्ला उठी। मेरा पैर! मुझे बहुत जलन हो रही है माँ। ओह हाय राम, मैंने क्या कर दिया? पता नहीं ये चाय तुम्हारे पैर पर कैसे गिर गई। मुझे माफ करना पारुल बिटिया। रो मत बेटी, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद पारुल के पिता मनोहर डॉक्टर को लेकर घर पहुँचे। डॉक्टर ने पारुल के पैरों को जांचा। उसके पैरों में बुरी तरह छाले पड़ चुके थे और वो चल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और आराम करने को कहा। पारुल बहुत दुखी हो गई। उसका बड़ा मन था डांस कंपटीशन में भाग लेने का। मेरा भी बड़ा मन था डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने का। मैं इतने दिनों से डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। रोते नहीं बिटिया, अगली बार भाग ले लेना। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार आ जाएंगे। अभी तुम आराम करो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद लौटूंगा। कुछ देर बाद पारुल को घर में अकेला छोड़ रचना अपनी बेटी वर्षा को अपने साथ लेकर डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा पहुंची। पारुल अकेले कमरे में दर्द से कराहती हुई अपने स्वर्गवासी माँ को याद कर रोने लगी। माँ, अगर तुम यहाँ होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम थी तो मैं हर डांस कंपटीशन में हिस्सा लेती थी और मुझे तुम कितने प्यार से तैयार करती थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? क्यों चली गई? वापस लौट आओ ना माँ। ये कहते हुए पारुल रोने लगी। तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और उसे अपने स्वर्गवासी माँ की आत्मा दिखाई देने लगी। मेरी बच्ची, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, तुम डांस कंपटीशन में जरूर भाग लोगी। पर कैसे माँ? ये देखो माँ, मेरे पैर कितना जल गया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो बेटी। ये कहते हुए पारुल की स्वर्गवासी माँ के हाथों में एक चमचमाता हुआ गोटेदार लहंगा प्रकट हो गया। ये लो बेटी, इस लहंगे को जल्दी से पहन लो। ये लहंगा जादुई है। अरे वाह माँ, ये तो गोटेदार लहंगा है। मैंने ऐसा लहंगा पहले कभी नहीं देखा। कितना सुंदर है। बेटी, अब तुम जल्दी से ये लहंगा पहनकर तैयार हो जाओ। डांस कंपटीशन शुरू होने ही वाला है। इस लहंगे को पहनते ही तुम्हारे पैर के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पारुल ने जैसे ही जादुई गोटेदार लहंगे को पहना, उसके पैरों के सभी छाले ठीक हो गए। ये देख पारुल खुशी से झूम उठी। इतना ही नहीं, पारुल स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह सुंदर लग रही थी। बिटिया, तुम इस जादुई गोटेदार लहंगे में बहुत प्यारी लग रही हो। भगवान तुम्हें सभी मुसीबत से बचाए और सदा तुम्हें खुश रखे।
इतना कहकर पारुल की माँ सुलेखा की आत्मा गायब हो गई। उसके बाद पारुल जादुई लहंगे के जादू से डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने पलक झपकते ही जा पहुंची। डांस कंपटीशन शुरू हो चुका था। जैसे ही पारुल डांस करने स्टेज पर पहुंची, सभी लोग उसकी सुंदरता की खूब तारीफ करने लगे और जब पारुल ने डांस करना शुरू किया, सभी उसका सुंदर डांस देख हैरान रह गए। यहाँ तक कि जज बनकर आए बिजनेसमैन का बेटा विवेक ओबरॉय भी पारुल की सुंदरता और डांस देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे अपना दिल दे बैठा। वहीं रचना और उसकी बेटी वर्षा पारुल को वहां देख जल भुन गई। इतनी सुंदर लड़की आखिर है कौन? ये तो दिखने में पारुल जैसी लग रही है। माँ जरा ध्यान से देखो, ये पारुल ही है। क्या? पर इस करमचली का पैर कैसे ठीक हो गया और इसके पास इतना सुंदर गोटेदार लहंगा आया कहाँ से? अब मेरा क्या होगा माँ? सब लोग तो उसका डांस देखकर तालियां बजा रहे हैं। विवेक ओबरॉय भी बस उसी को देखे जा रहा है। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर ही रही थी। तभी डांस खत्म होते ही विवेक ओबरॉय ने स्टेज पर जाकर पारुल को डांस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। ये देख दोनों माँ बेटी मुंह बनाते हुए घर वापस लौट आई। फिर अगली सुबह विवेक ओबरॉय अपने पिता मुकेश ओबरॉय के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर पारुल के घर गए और पारुल के पिता मनोहर से मुकेश ओबरॉय ने अपने बेटे विवेक ओबरॉय के लिए उनकी बेटी पारुल का हाथ मांगा। इतने बड़े घर का रिश्ता खुद घर चलकर आता देख मनोहर फूला ना समाया और रिश्ते के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी। और कुछ दिनों बाद पारुल और विवेक की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। वहीं दूसरी ओर पारुल की सौतेली माँ रचना और सौतेली बहन वर्षा दोनों हाथ मलती रह गई।